आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ पर्यावरण से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पूर्व कुछ वीडियो बनाए गए थे जिसमें पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिकों को आपको बताया गया था। इसी कड़ी में आज के टॉपिक जो है उन टॉपिकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। ये देखना जरूरी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यानी उन जीवों का जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक आवास है, जिसे हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट में जहां वो रहते हैं, जहां उनका प्राकृतिक आवास है, उस आवास में उनको सुरक्षित देना है, यानी उनको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। ये एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में A, B, C, D इस प्रकार के जीव निवास करते हैं। ये इनका परमानेंट निवास क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो ये इनका अपना प्राकृतिक क्षेत्र है। इस प्राकृतिक क्षेत्र में इन सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करनी है और इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये था हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में, जो नेचुरल हैबिटेट में, उसमें उनको कंजर्व करना है, उनको सुरक्षा देनी है, उनको संरक्षित करना है। इस क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखते हैं कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंसान की जो गतिविधियां हैं, ह्यूमन जो इंटरफियर है, क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर है तो किस दायरे में है। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क से बड़ा होता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कहीं नेशनल पार्क हो सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये इसके सबसे अंदर का हिस्सा है जिसे हम कोर कहते हैं। ये इसका कोर वाला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा को हम कहते हैं बफर जोन। तीसरा जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जो एरिया है, ये बाहर वाला हिस्सा है। बीच वाले हिस्से को हम बफर जोन कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को हम कोर कहते हैं। कोर यानी हिंदी में बोलेंगे तो ये केंद्र हो जाएगा। बफर जोन बाहर वाला हिस्सा संक्रमण क्षेत्र है। ये ओवरऑल इसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरा वाला। अब इस संक्रमण वाले क्षेत्र में टूरिज्म हो सकता है, यानी पर्यटन हो सकता है। यहां पर इंसान की गतिविधियां होती हैं। बफर जोन में इंसान की जो गतिविधियां हैं, ये टूरिज्म ना के बराबर होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। इस वाले क्षेत्र में रिसर्च जरूर होता है, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च स्कॉलर यहां पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये छूट बफर जोन में होती है, लेकिन यहां पे टूरिज्म नहीं होता है। अगर हम कोर की बात करें तो कोर वाले क्षेत्र में अनुसंधान नाम मात्र का होता है। अनुसंधान होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, या ना के बराबर आप इसे कह सकते हैं। यानी कोर वो क्षेत्र होता है जहां पर इंसान की गतिविधियां सीमित होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल होता है या फिर यहाँ पे ना के बराबर चीजें होती हैं। और अगर इनकेस होता भी है तो यहाँ पे रिसर्च होता है। रिसर्च भी यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड होता है। अगर हम बफर जोन की बात करें तो बफर जोन में इंसान जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा इंसान जा सकता है? जो रिसर्च करता है, रिसर्च होल्डर होता है, वो वहां पे रिसर्च करने के लिए जा सकता है। बाहर वाले हिस्से में जो ट्रांजिशनल एरिया है, जिसे हम जो संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र में इंसान जा सकता है, टूरिज्म के लिए जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि चाहे कोर की बात करें, बफर जोन, या फिर हम संक्रमण क्षेत्र यानी सबसे बाहरी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे जो जीव हैं जिनको उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित किया गया, उनकी हत्या नहीं की जा सकती है।
तो यहाँ पर किसी भी जीव की हत्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम जीवों को यहाँ सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, न कि उनकी हत्या कर रहे हैं। जीवों का यहाँ पर जो मतलब है केवल जंतुओं से नहीं है, यहाँ पर वनस्पतियों से भी है। यानी जीवों में हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास एनिमल होता है जंतु, और दूसरा हमारे पास प्लांट या वनस्पति है। चाहे हम जंतुओं की बात करें या फिर हम वनस्पतियों की बात करें, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है उनके प्राकृतिक आवासों में। और ये पूरा जो इनका प्राकृतिक आवास होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे अंदर का हिस्सा कोर, जहां पे इंसान की गतिविधियां ना के बराबर होती हैं या बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, जरूर यहाँ पर रिसर्च की चीजें यहाँ पर जरूर होती हैं, लेकिन अगर रिसर्च की भी जाती है तो रिसर्च का जो आधार होता है वो सैटेलाइट बेस्ड होता है। अगर हम बफर जोन की बात करें, जो बीच का क्षेत्र है, इसमें रिसर्च होती है, रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे जाते हैं, अनुसंधान करने के लिए जाते हैं। और इसके बाहर वाला हिस्सा यहाँ पर टूरिज्म होता है, तो यहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं। तो ये था हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। हमने इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास किया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि अपने देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं। तो इस समय वर्तमान जो संख्या है बायोस्फीयर रिजर्व की, वो कुल 18 है। तो इस समय भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या, यानी जैव मंडल जो आरक्षण क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र कहते हैं, इनकी कुल संख्या वर्तमान में 18 है। अगर हम इनमें सबसे छोटे की बात करें तो इसमें सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है, जो कि असम में है। और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो यह है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है। कच्छ का रण सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा है, जिसकी लोकेशन असम में है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे समझने का प्रयास करते हैं मानचित्र के आधार पर। और मानचित्र के आधार पर देखते हैं कि किस किस राज्य में कौन कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और क्या क्या उसकी विशेषता है। भारत के इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व दिहांग और दिबांग है, जबकि असम में डिब्रू सैखोवा और मानस है। इसमें डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं आगे मेघालय में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी राज्य में कंचनजंगा एक पर्वत है, जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन हम यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। आगे अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसमें सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे हम किसी टॉपिक में जब सुंदरवन के मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। वहीं उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में सीसाचलम की पहाड़ी है, यहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व सीसाचलम है। वहीं तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी में ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में घोषित किया गया। आगे हम केरल की बात करेंगे। केरल में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं तमिलनाडु के पूर्व में अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार नामक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पूर्व हमने देखा डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में पन्ना, अमरकंटक और पंचमढ़ी, यहाँ पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें पहला पन्ना है, अमरकंटक है और पंचमढ़ी है। इसमें पन्ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे अंत में बना हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि वर्ष 2011 में घोषित किया गया। आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कोट डेजर्ट है, जिसे पिन वैली भी कहते हैं। और इसी के बगल में उत्तराखंड में नंदा देवी फूलों की घाटी, यानी दोनों को मिलाकर हम नंदा देवी फूलों की घाटी कहते हैं। यह भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस प्रकार कुल हमने ये देखे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसे ध्यान रखने के लिए आप मानचित्र के एक किनारे से प्रारंभ करते हुए दूसरे किनारे तक पहुँचें और इजीली आपको याद रह सकता है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे और फिर अरुणाचल प्रदेश से
असम, असम से मेघालय, मेघालय से बंगाल, नज़दीक में आप सिक्किम को देख सकते हैं। उसी के साथ आप नीचे उड़ीसा आइए, आंध्र प्रदेश आइए, तमिलनाडु के बगल में अंडमान निकोबार, बगल में केरल, फिर आप ऊपर आगे बढ़ते जाएं, आप चले गुजरात, गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश, फिर हम ऊपर को आगे बढ़े तो ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस तरीके से अगर हम एक किनारे से इसे देखें तो याद करने में ये आसान हो जाएगा। अब हमने ये समझने का प्रयास कि मानचित्र में किस बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन कहां पर है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये देखना जरूरी है कि जो यूनाइटेड नेशन की एक अथॉरिटी है जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, तो यूनेस्को के अंतर्गत भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है। यानी भारत के टोटल मिला के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को की जो लिस्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर जो लिस्ट है उनकी, उस लिस्ट में कितने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया है, उनकी कुल संख्या 10 है। इसको भी हम मानचित्र के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं। अब हम यूनेस्को की लिस्ट में, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट कहते हैं, उसमें भारत के बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं। इसमें ध्यान रखना है हमें कि वर्तमान में यूनेस्को की इस लिस्ट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी कुल संख्या 11 है। इनमें पहले नंबर पे नीलगिरी आता है, जो कि अभी हमने चित्र में देख लिया है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई और कंचनजंगा है।